जमहूरियत है, इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में रियल रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए था। वो रियल रिप्रेजेंटेटिव मिला हुआ दिखाई नहीं देता है। ये जरूर कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के जो लोग हैं उनको रिजर्व सीटें पूना पैक्ट के तहत दी गई है, जिनके तहत उनके प्रतिनिधि केवल नॉमिनेट किए जाते हैं और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन की वजह से उनको रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिला हुआ नहीं है। आजादी मिलकर लगभग 75 साल हो रहे हैं और गणतंत्र को अभी ये 73वां साल चल रहा है। तो इतने साल का समय हो गया है। इस वजह से हम ये कहने की स्थिति में है या ये कहा जा सकता है कि इतने साल में निश्चित रूप से देश में गणतंत्र का मतलब है, गणतंत्र शब्द से वास्तविक बात समझ में नहीं आती है। गणतंत्र के बजाय अगर हम प्रजासत्ताक इस शब्द का उपयोग करें तो प्रजासत्ताक शब्द का प्रयोग करने का मतलब ये होता है कि प्रजा की सत्ता होनी चाहिए और प्रजा की सत्ता लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के द्वारा ही साध्य की जा सकती है और कोई भी वास्तविक लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव के ही आधार पर वजूद में आता है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे देश का लोकतंत्र अभी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हासिल करने में कामयाब नहीं है। इस वजह से जो लोग वंचित है, जिन लोगों को इस व्यवस्था से वंचित रखा गया है, उन लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजने के लिए देश में जद्दोजहद करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। और इसी संघर्ष का एक बड़ा नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने खास तौर पर माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट, इन लोगों ने मिलकर, जिनकी संख्या अगर हम सरकार के ही आंकड़े मान ले तो 19% मुस्लिम है, 21% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये 40% होते हैं और 52% ओबीसी। अगर इनको मिलाया जाए तो ये आंकड़ा जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, ये 90% से भी ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से इन लोगों को रियल रिप्रेजेंटेटिव मिला हुआ नहीं है, सही और सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ है। हमारी कोशिश, ये जो गठबंधन हमने बनाया, ये गठबंधन जिन लोगों को इस देश के जमहूरियत में, इस देश के लोकतंत्र में, इस देश के डेमोक्रेसी में वास्तविक रिप्रेजेंटेशन हासिल करवाने के लिए ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं और ये प्रयास के तहत ही उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम लोग उतरे हुए हैं। आने वाले समय में 403 विधानसभा का चुनाव होना है और 10 फरवरी को पहले चरण का वोट पड़ेगा और हम लोगों ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषित किया है, उसके अनुसार 403 विधानसभाओं पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब तक 380 सीटों पर हम लोगों का, सभी लोगों का सहमति हो गई है। 23 सीटें बाकी है और वो जल्दी ही हम लोग बैठ के तसल्ली से फाइनल कर देंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली नहीं है। मैं देश में इन लोगों को विकास का नारा देकर भ्रम में डाला जा रहा है और विकास के संदर्भ में जो बताया जा रहा है, मैं ये बात खास तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के आंदोलन में, जब आजादी का आंदोलन गांधी जी और नेहरू जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था तो उस समय स्वराज्य की बात की जा रही थी। आजादी मिलने के बाद जिन लोगों को स्वराज्य मिला, उन लोगों को
उन लोगों के द्वारा स्वराज्य के हासिल करने वाले लोगों ने सुराज्य की बात करना शुरू कर दिया और सुराज्य के तहत उन लोगों ने विकास का एजेंडा और विकास का कार्यक्रम चालू किया। विकास के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं कि विकास के कार्यक्रम में हमें दो चित्र दिखाई देते हैं। एक तो विकास के बारे में उत्तर प्रदेश में बताया जाता है कि 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए हैं। चलो, बनाए गए होंगे। बहुत सारे एक्सप्रेस हाईवे रोड बनाए गए हैं। चलो, ये भी मान लेते हैं कि बनाए हैं। मगर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए हैं वो जो वंचित समूह है देश का, जो वंचित समूह है देश का, उनके लिए वो विकास का कार्यक्रम है ऐसा नहीं कहा जा सकता। और जो सुपर एक्सप्रेस हाईवे बनाए गए हैं वहां वंचित समूहों के लोगों को अपनी बैलगाड़ियां, अपने मोटरसाइकिल या साइकिल चलाने के लिए भी पाबंदी है, इसलिए वो डेवलपमेंट भी उनके लिए है ऐसा नहीं माना जा सकता। इसलिए ये जो गठबंधन बनाया गया है, ये गठबंधन कुछ हद तक हम ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग हमारे लोगों का स्वराज्य चाहते हैं। हमारे लोगों का अगर स्वराज्य नहीं होगा तो हमें अपने लोगों का स्वराज्य भी स्थापित नहीं किया जा सकता। मां के प्रेयर में मैं एक किस्सा आपको बताता हूं और एक किस्सा बताकर बात समाप्त करता हूं, क्योंकि मैं स्वराज्य और सुराज्य का फर्क समझाने के लिए उदाहरण बता रहा हूं। वर्धा में बाबा साहब आंबेडकर गांधी जी को मिलने के लिए गए थे, तो गांधी जी ने उनको कहा था कि ये बात किसी को भी मत बताना कि आप मिलने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, मगर वो बात लीक हो गई और लाखों की संख्या लोग जो है वहां इकट्ठा हो गए। तो गांधी जी ने बाबा साहब आंबेडकर को पूछा कि आपके सीक्रेट रखने के बावजूद भी इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, क्या बात है कि इतने सारे लोग, मैं यहां बार बार लोगों को आपके बुलाता हूं, बुलाने के बाद भी लोग नहीं आते और आपने नहीं बुलाया फिर भी लाखों की संख्या में लोग आ गए हैं, क्या बात है? तो बाबा साहब आंबेडकर ने गांधी जी को कहा कि गांधी जी, दाई का प्रेम और माई के प्रेम में फर्क होता ही है। आप प्रेम कर रहे हैं मगर ये दाई का प्रेम है और मेरा प्रेम माई का प्रेम है, तो माँ और दाई के प्रेम में तो फर्क होता ही है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे लिए स्वराज्य लाओगे, इस पर हमारा यकीन नहीं है, क्योंकि ये माई और दाई के तरह ही है। हम चाहते हैं कि हम लोगों का स्वराज्य हो, हमारे लोगों